सोर्स ए पढ़ते हैं। थॉमस ह्यूज 1822 टू 1896। उन्होंने उस टाइम रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी जिस टाइम थॉमस आर्नल्ड वहाँ के हेडमास्टर थे। अपनी स्कूल के एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका टाइटल था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज 1857 में छपी गई ये किताब काफ़ी फेमस हुई और उससे मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ को स्प्रेड करने में मदद मिली। क्रिश्चियन रिलीजन के इस धारा का मानना था कि हेल्दी सिटीजन को क्रिश्चियन आइडियल्स और स्पोर्ट्स के जरिए बनाना चाहिए या ढाला जाना चाहिए। इस बुक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कदावर, एक मर्दाना, बहुत ही मस्कुलर माचो स्टूडेंट बन जाता है। उसे हीरोज जैसी पॉपुलैरिटी मिलती है और फिजिकल करेज, स्पोर्ट्समैनशिप, लॉयल्टी और देशभक्ति की फीलिंग के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उस पब्लिक स्कूल के डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स कल्चर से बनती है। उसी नॉवल से कुछ पार्ट लिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। चलो ब्राउन, अब अपने मजाक बंद करो, मास्टर ने कहा। मैंने इस खेल को साइंटिफिक ढंग से समझना शुरू किया है और क्या नोबल गेम है ये, है कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ खेल ही नहीं है, टॉम ने कहा। बिल्कुल, ऑथर ने कहा। ब्रिटिश जवान से लेकर बूढ़े तक का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे कि बंदी और सारी प्रोसेस समेत जस्टिस हर ब्रिटिश का हक है। वैसे ही इससे हम डिसिप्लिन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख लेते हैं वो बहुत ही अनमोल है। मास्टर बोलते ही रहे। मुझे लगता है कि इस खेल को उतना ही अनसेल्फिश होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति मतलब कम मिलता है, वो इसलिए नहीं खेलता कि वो जीते, बल्कि उसकी टीम जीते, उसके लिए वो खेलता है। ये बिल्कुल सही है, टॉम ने कहा। और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपनी टीम के लिए, या ही अपनी टीम की जीत के लिए। फिर 11 के यानी कि जो 11 प्लेयर्स होते हैं उसके कैप्टन का क्या कहना है? मास्टर ने कहा, हमारी स्कूली दुनिया में कैसी डिग्निटी है इस पोजीशन की। इसके लिए हुनर भी चाहिए, जेंटलनेस एंड फर्मनेस भी, और ना जाने कितने सारे गुण चाहिए ये खेल खेलने के लिए। फिगर 7 में आप देख सकते हैं लॉर्ड्स पर ईटन और हैरो नाम के मशहूर पब्लिक स्कूल के क्रिकेट का मैच। ये गेम तो सब जगह एक जैसी लगती है, लेकिन इसको देखने के लिए जुटने वाली भीड़ एक जैसी नहीं होती। बॉलर हैट यानी कि एक तरह की टोपी पहने जेंटलमैन और धूप से बचने के लिए पैरासॉल पहनने मैच देखने आई लेडीज के पिक्चर को इस खेल का अपर क्लास सोशल कैरेक्टर साफ दिखाई देता है। इल्यूस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1872 20 जुलाई। फिगर 8 में भी आप देख सकते हैं वुमेन के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रॉकेट था। वुमेन के लिए मुश्किल और कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज अच्छा नहीं माना जाता था। क्रॉकेट एक स्लो पेस्ड यानी कि धीमी गति वाला एलिगेंट गेम था जिसे औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। प्लेयर्स के लिए लंबे गाउन, झालर और टोपियों से उनके खेलों की झलक मिलती है। अगेन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 20 जुलाई 1872। सोर्स बी में आप पढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स। 19वीं सेंचुरी के आखिरी सालों तक खेलकूद और एक्सरसाइज गर्ल की एजुकेशन का हिस्सा नहीं था। 1858 से 1906 तक चेल्टनहैम लेडीज कॉलेज की प्रिंसिपल रही
डोरोथी बेले ने स्कूल की इंक्वायरी कमीशन को बताया था। क्या बताया था, अब देखते हैं। लड़कों को क्रिकेट और ऐसी गेम से जो एक्सरसाइज मिलती है उसके सामने लड़कियों के लिए वॉकिंग और स्किपिंग यानी कि कूदने वाली एटसेट्रा की सप्लाई होनी ही चाहिए। कैथलीन ई मैक्रॉन, प्ले अप एंड द प्ले गेम स्पोर्ट एट द लेट विक्टोरियन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से लिया गया है। ये 1890 के टाइम तक पहुंचते पहुंचते स्कूल को खेल के मैदान एटसेट्रा मिलने लगे और लड़कियों को भी उन गेम्स में हाथ आजमाने का मौका मिलने लगा जिन्हें अब तक सिर्फ लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों से कंपटीशन खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जा सकती थी। डोरोथी बीएलए ने 1893 से 94 में स्कूल काउंसिल को बताया, मैं मानती हूं कि लड़कियों को अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें एथलेटिक राइवलरीज में डूब जाना चाहिए। इसलिए हम दूसरे स्कूलों के अगेंस्ट नहीं खेलते। मेरे ख्याल से लड़कियों को उबड़ खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने के लिए बजाय बॉटनी, जियोलॉजी एटसेट्रा में ही दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये कैथलीन ई मैक्रॉन प्ले अप एंड प्ले द गेम में से लिया गया है।